नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री पी चौधरी, राज्य मंत्री विधि एवं न्याय एवं आईटी विभाग, भारत सरकार, और हमारे ही राजस्थान पाली से सांसद। आपका बहुत बहुत स्वागत पी चौधरी साहब। और सबसे पहले तो ईटीवी परिवार की ओर से आपको मंत्री पद ग्रहण करने पर बहुत बहुत बधाइयां। ईटीवी परिवार को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। तो सर, हम ये माने कि मोदी जी इस चीज पर नजर रखते हैं कि कौन सा मेरा एमएलए है जिसकी 100% अटेंडेंस है, 358 डिबेट्स में भाग ले चुका है, कम से कम 18 प्राइवेट मेंबर बिल आपने मूव करवाए हैं, 394 क्वेश्चंस पूछे हैं, जबकि जो बाकी औसत है वो सबकी कहीं 35, 135, 0.7 काफी कम है। देखो, ऐसा है कि मोदी जी का और हमारा अमित शाह जी का ध्यान हर एमपी पे रहेगा ही, क्योंकि उनकी वर्किंग ऐसी है कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि देश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए कितना कोई एमपी सक्रिय है, लोकसभा में कितना सक्रिय है, तो ये ध्यान तो वो रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई जगह सर अखबारों में प्रिंटेड आ रहा है कि आपकी 98% अटेंडेंस है, लेकिन जहां तक हमने पता करा आपकी 100% अटेंडेंस है। और जहां 3 दिन आप हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में नहीं थे, वहां पर आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में। सही कह रही हूँ? बिल्कुल, आप ठीक बता रहे हैं। जिस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो 3 दिन के लिए मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अटेंड करने गया था। सिर्फ वो 3 दिन ही एब्सेंट हैं और 3 ड्यूटी लीव है आपकी। हाँ, अगर वो 3 दिन जोड़ दिया जाए तो 100% अटेंडेंस। बहुत अच्छी बात है जी। इसी एक बार एग्जीक्यूटिव कमेटी से ही मेरा दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, और वो ये है मंत्री जी कि वहां पर आपने भारत का मत रखा कश्मीर इशू को लेकर, क्या रहा? देखो, ऐसा है कि जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के संविधान के तहत सदस्य हैं। और जब पाकिस्तान में 61st कॉन्फ्रेंस हो रही थी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की जनरल असेंबली, तो पाकिस्तान ने लगभग 600 मेंबर्स हैं जो विधानसभा के, सारों विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, 53 देशों के सारों को बुलाया। इंडिया में भी जो है सभी राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों को बुलाया, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के अध्यक्ष को कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो उसी समय भारत ने इसको ऑब्जेक्ट किया और उसके ऑब्जेक्शन के अनुसार वो कैंसिल हुई। मीटिंग लंदन में हुई और लंदन में मुझे भेजा गया। उस समय मैं वहां पर 3 साल के लिए चुना गया और मैंने वहां पर भारत का पक्ष ये रखा कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां पर जो सरकार है वो लोगों की चुनी हुई है, तो इसमें पाकिस्तान दखल अंदाजी ना करे। और उसके बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसके बाद में पाकिस्तान ने भी उस प्रोसीडिंग पे साइन किए हैं। वो प्रोसीडिंग यूनिनिमस है 53 देशों में। पाकिस्तान तो मतलब पाकिस्तान अब मान चुका है कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है। हाँ, तो उसके बावजूद ये हमारी राजनीति बंद करे। डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी जीत है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन ने, पाकिस्तान ने ये माना है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत। तो जी हम ये माने कि रामनिवास मिर्धा जी के बाद और शिवचरण माथुर जी के बाद राजस्थान से केवल आप हैं जो इस कमेटी में गए हैं, तो ये मोदी जी का डिसीजन सही रहा? सही रहा वो तो मैं नहीं कह सकता। नहीं जी, अगर पाकिस्तान को इसमें साइन करवा लाए तो सही रहा। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको तो ज्यादा काम नहीं होगा जी सेक्टर में, क्योंकि हम तो सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहां तो कुछ बनता ही नहीं है। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये देश में क्रांति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, आज की तारीख में हम लगभग 3.5 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम इंपोर्ट करते हैं। भारत का निवेश बाहर जा रहा है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद में करीब हमारे काफी कंपनियां यहाँ आई हैं और 11 करोड़ मोबाइल जो हैं यहाँ बनने लगे हैं। उसके अलावा आज देश में 102 करोड़ मोबाइल जो हैं मोबाइल होल्डर हैं। तो हम चाहते हैं कि आईटी का जो 3,50,000 करोड़ का जो इंपोर्ट है वो बंद हो। और भारत सरकार की, हमारे मोदी जी की योजना ये है कि, और हमारे मंत्रालय की योजना ये है कि 2020 तक इंपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 0 पे ले आए और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे देश में हो, चाहे हमें बाहर की कंपनियों को यहाँ लाना पड़े। सर, पहली बात तो सर, चलिए 2 ही तरीके हैं कि या तो बाहर की कंपनियां यहां आकर रजिस्टर हो जिससे कि वो यहीं पर बनाए, यहीं पर सेल हो। और जो दूसरी बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि सर हम लोग सिर्फ रिसर्च में भी कहीं नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम लोग बाहर से सामान ही इंपोर्ट नहीं करते सर, हमारी टेक्नोलॉजी भी बाहर से ही आ रही है। तो आप क्या कुछ ये सोचते हैं कि भाई हम लोग रिसर्च में भी क्यों करें? हमारे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज हैं, और वो पता नहीं कितने सालों से किस बात पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं हमने इजाद किया। देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बार
मोदी जी का सपना जो है, जो मेक इन इंडिया, बिल्कुल मैं ये बता दूं, मेक इन इंडिया जो है वो जुड़ा हुआ है डिजिटल इंडिया से, बिल्कुल वो जुड़ा हुआ है स्किल इंडिया से। तो उनकी सोच जो है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी का ये विजन कि देश में मेक इन इंडिया का सपना तभी होगा जब हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। और हमारे राजस्थान में आप क्या करेंगे कि भाई यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने मंत्री जी से कहा कि राजस्थान हम लोग बहुत खुश हुए कि हमारे यहां से अभी हाल ही के कैबिनेट एक्सपेंशन में 3 नए मंत्री बने हैं, और उस खुशी टिकी एक उम्मीद पर जी। तो मैन्युफैक्चरिंग में आईटी आप इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में, मैन्युफैक्चरिंग में आप राजस्थान को कैसे प्रोत्साहन देंगे, कैसे प्रमोट करेंगे कि भाई वहां पर भी कुछ हो? देखो, मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर आती है तो मैंने अभी 3 दिन हुए मंत्रालय ज्वाइन किए, और 3 दिन के अंदर जो मैंने प्रेजेंटेशन लिया, इस आईटी के बारे में समझा। 38 साल का अनुभव है वकालत का है। तो 38 साल का अनुभव जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग का अनुभव है। आईटी का काम मेरा नहीं पड़ा, लेकिन उसको समझने में जो है हमें बहुत कम वक्त लगता है। ये 38 साल का अनुभव, आपने कानून की इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ ली तो आईटी भी समझ जाएंगे। ऐसा मैं, क्योंकि जब वकील जो होता है वो हर क्षेत्र का होता है, ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र का, इंजीनियरिंग का भी आ गया, मेडिकल का भी आ गया, आईटी की भी प्रॉब्लम आ गई। तो अंडरस्टैंड करने में जो 3 दिन में मैं समझा है, मुझे ऐसा लगा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है राजस्थान की बात जब आप कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग की, आईटी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का हब बने, और खास करके पाली और जोधपुर जिला जो मेरे लोकसभा क्षेत्र भी लगते हैं, मैंने उनको कहा भी है। मेरे आपने मुख्यमंत्री साहिबा से इस बारे में कुछ चर्चा करी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी, मैं बता दूं आपको, इतना हमारे विजनरी है वसुंधरा राजे जी, उन्होंने मुझे मंत्री बनते ही, जब मैं पहली बार उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया, क्योंकि उनके आशीर्वाद बिल्कुल सही बात है, उनका तो है। तो जब मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे लेटर पकड़ाया कि राजस्थान की जो समस्याएं हैं आईटी से संबंधित, आपके मंत्रालय से संबंधित ये हैं, तो मैं पहले इनको सॉल्व करो। मैं चकित रह गया देख करके कि इतनी एक्टिव मुख्यमंत्री, इतनी विजनरी मुख्यमंत्री, जिसमें आईटी के बारे में सोचना बहुत कम लोग सोचते हैं। उनको ये पता है कि आईटी जो है राजस्थान का जो है एक गेम चेंजर है, जो कि एक क्रांति ला सकता है। क्योंकि आप तो खुद एक किसान के बेटे हैं, और वकालत के साथ साथ भी आपने खुद खेतों पे काम करा हुआ है। तो आप जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारा किसान है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर है, उसकी आप साइके को समझते हैं। आपको लगता है कि वो लोग तैयार हैं अब आके इस डिजिटल लिटरेसी और इस डिजिटाइजेशन से जुड़ने के लिए? अगर मोबाइल की जब जरूरत समझता आदमी तो उसको सीख लेता है। आज जो खेत में काम करता किसान, उसके पास मोबाइल है, लेकिन वो नंबर नहीं जानता। उसको ये पता है कि इससे ऑन होता है, इससे ऑफ होता है। उसके बाद में उस मोबाइल को यूज करता है। तो लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी है ये, इससे कि सिर्फ इतना है कि उसको काम में ले सके अपने लिए। स्किल नहीं कह सकते, लेकिन स्किल के लिए 200 घंटे देने पड़ेंगे। तो उससे क्या है कि जब वो सीखेगा तो गांव में कॉमन सर्विस सेंटर जो है, उसमें लगभग 351 सेवाएं ऐसी हैं जो कॉमन सर्विसेज हैं, जैसे मेडिकल से मान लो, एग्रीकल्चर से मान लो, इंश्योरेंस की मान लो, बीमे की मान लो, कई अनगिनत सर्विस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के उसको बार बार कलेक्ट्री के और आगे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? क्योंकि मोदी जी का ये सोचना है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, अगर आप याद करें, सब दुनिया पूरे भारत को याद है, वो उन्होंने माना था, एडमिट किया था उनके राज में कि 1 रुपया जब दिल्ली से गांव तक पहुंचता है या लाभार्थी तक पहुंचता है, विकास के लिए पहुंचता है, तो उसमें 15 पैसा रह जाता है। 85 पैसा जो है वो करप्शन में चला जाता। तो मोदी जी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये 15 पैसा नहीं, वहां पर 1 रुपया कैसे पहुंचे। इसीलिए तो जन धन योजना के तहत इतने अकाउंट हुए, और जब डिजिटाइज हो जाएगा, पूरा डिजिटल हो जाएगा, तो उस समय मैं बता दूं आपको कि करप्शन जो नीचे के लेवल पे है, जो 65 साल से जड़ पकड़ रखा है, जबरदस्त जड़ पकड़ रखा है, हर साल बढ़ता गया, उसको हटाना और कोई सिस्टम नहीं। आज एक ही सिस्टम मैं बता दूं, वो है डिजिटल इंडिया का। जिस दिन इंटरनेट वगैरह ये सारा गांव में ये सुविधा हो जाएगी, तो उसको अफसरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, गांव में दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मंत्री जी, मैं एक चीज आपको बताऊं, तो उसमें पैसा देने की जरूरत नहीं है और गांव में सेवाएं। लेकिन आज के दिन स्थिति यह है कि शहरों में भी इंटरनेट ठीक से नहीं आता। देखो, ऐसा है कि अभी जो ठीक नहीं आता, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अब जो हो रहा है दिनों दिन, जो इसका बढ़ावा मिल रहा है, और इसमें सर्विसेज जो हैं वो सुधर रही हैं, और अब टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई है, तो इसको पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और कुछ टाइम बाद में आप देखेंगे ये सारी जो कमियां हैं वो कमियां हट जाएगी। पीपी चौधरी जी, आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर जब हम लोग कानून की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे पर भाजपा
पावर में आई थी, इसके बारे में आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या सोचते हैं, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनावी वादे कई बार सरकार बनने के बाद राजनेता भूल जाते हैं, लेकिन लोग याद रखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा था भाजपा सरकार का, आपके पास विधि एवं न्याय डिपार्टमेंट है जी, प्लस 40 साल का सर कानूनी एक्सपीरियंस है, कब तक आएगा, क्या कहते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये कोई भाजपा की सोच नहीं है, ये हमारी सोच बनी भारत के संविधान के तहत। भाजपा चलती है भारत के संविधान के तहत। भारत के संविधान में 2 आर्टिकल 44 हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में जी, उस समय ही ये कह दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए। ये सरकारें अपने एफर्ट्स इस तरह करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। तो उसके लिए आने के लिए अभी हमारे मंत्रालय के सामने पूर्व मंत्री जी हमारे सदानंद गौड़ा साहब के सामने मामला आया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ये मैटर दिया कि भाई सारों से सुन के सारे स्टेक होल्डर्स, सारे जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने आपत्ति देवे, जो भी हैं उनको सारों को सुनने के बाद में वो हमें रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये इश्यू अभी का नहीं है। भारत के संविधान में 1950 में आया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में ऐसे 5-6 जजमेंट होंगे जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई। लेकिन वो तो कोर्ट कभी किसी राजनेता ने नहीं, कोर्ट ने बात की। और उसके बाद में ये राजनेता नहीं, इंदिरा गांधी ने अगर कांग्रेस अगर अपोजिशन करता है या अपोजिशन, आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने एज अ पीएम इस चीज को सपोर्ट किया? नहीं, पीएम उन्होंने नानी पालकीवाला को ये कहा है कि मुझे यूनिफॉर्म, उन्होंने जब ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उन्होंने कहा कि आप मुझे नोट बना के दे दीजिए इसके लिए, देश के इंटीग्रेशन के लिए, देश के एकता के लिए। ये लिखित में है। और उन्होंने 8 मई 2072 को नानी पालकीवाला ने 1972 को इंदिरा गांधी को अपने नोट के साथ में लेटर भेजा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उसमें प्रोसेस मिनिस्ट्री में क्या हुआ, पीएम ऑफिस में, ये तो समय आएगा तब हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि एक सारा भारत का संविधान कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, और भाजपा इसकी तरफ कार्यरत है। और भाजपा भी कहती है, और भाजपा भी वही कहती है जो भारत का संविधान कहता है। मेरा आखिरी प्रश्न है जी, जैसे मैंने बताया कि सर आपका 40 साल का आपका सीनियर एडवोकेट का एक्सपीरियंस रह चुका है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस की वैकेंसी है, उसी का कारण है कि आज के दिन जस्टिस डिले होता है और एक तरह से जस्टिस डिनाई होता है, क्योंकि लॉन्ग पेंडेंसी है। केवल वैकेंसी पे बात कर रही हूं मैं, पेंडेंसी पे नहीं बात करूंगी, मेरे पास समय नहीं है। केवल वैकेंसी पे बात करते हुए कि सर ये वैकेंसी कब तक सरकार भरेगी, और ये जो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ एक तनातनी देख रहे हैं, ये सही नहीं है। नहीं, अभी जो एनजैक का जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि एमओपी जो है गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस जो हैं बैठ करके एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हैं जजेस के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उसको तैयार करेंगे। तो उसके प्रोसेस में जो है, उसमें अभी प्रोसेस में लग रहे हैं। उसमें 2 और 3 एरियाज ऐसे हैं जिसमें कंसेंसस होना है, और जो ही उसमें कंसेंसस हो जाएगा और बहुत शीघ्र हो जाएगा, उसके बाद में ये अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हो जाएंगे। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल कमिटेड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट हो और उसकी एक मान्यता बढ़े, मान बढ़े, सम्मान बढ़े, और इसके लिए सरकार जो है वो बिल्कुल ये चाहती है। मेरा आखिरी प्रश्न, और प्रश्न तो नहीं जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि राजस्थान के लोगों के लिए एक संदेश चलते चलते। राजस्थान लोगों के लिए जो मुझे जो प्यार स्नेह दिया है और जो इस तक पहुंचा है, मैं राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। और खास करके मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान की बहुत विजनरी हैं और बहुत दूरदृष्टा हैं, और उसी की वजह से उनकी योजनाएं जो हैं बहुत, मैं योजना को डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, खूब सारी हैं, बहुत कम समय है, लेकिन उनकी योजनाएं जो हैं वो शो करती हैं। किस योजना को आप, कौन सी योजना आपके दिल के बहुत नजदीक है और आप इंश्योर करेंगे कि वो आप यहां पर भी पीएम साहब के कानों तक पहुंचाए? मैं जो सबसे 2 योजना है मुख्यमंत्री जी की जो बहुत बढ़िया मानता हूं, एक तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो हर गरीब तक पहुंची है, लाभार्थी तक पहुंची, और दूसरी योजना है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। और मैं प्रधानमंत्री जी को ये भी कहूंगा
कि राजस्थान को पानी पीने की जो है, खास करके पश्चिमी राजस्थान में बड़ी पीने के पानी की प्रॉब्लम होती बिल्कुल है, तो इसकी जो है इस तरह की व्यवस्था हो कि पीने की पानी की जो है एक वो समस्या नहीं हो। इसके लिए एडिशनल फंड के लिए उनसे मैं राजस्थान के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, जिससे कि राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहती हैं कि हर गांव को, हर घर को पीने का पानी मिले। ये उनका सपना है। बस जी, ये सपना पूरा हो और राजस्थान के लोगों की ओर से और ईटीवी परिवार की ओर से आपको अपने आने वाले कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूर्ण रूप से सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आमने सामने मंत्री साहब पीपी चौधरी जी के साथ। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।